हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम रैपिड साइंस डोज में हम करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस जो थे वो आज के सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो आइस के मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है? ए इंक्रीजेज, बी डज नॉट चेंज, सी डिक्रीजेज या डी डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज ऑफ द आइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेज। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं हमारा वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम जैसे ही क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो आवर मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। ऑप्शन ए वैक्यूम, बी सॉलिड, सी लिक्विड या डी गैस। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से कभी भी ट्रैवल नहीं करती हैं बिकॉज दे ऑलवेज रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, उन्हें हमेशा कोई ना कोई मीडियम जो है वो चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। एंड वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में कोई भी मीडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूम मीन्स कोई भी उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो इसके पास कोई मीडियम नहीं होता। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ओके ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो हम किस चीज़ का पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए एयर, बी वाटर, सी नॉइज या डी थर्मल। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जितने भी होते हैं वो आपने जनरली देखा होगा ये इंडस्ट्रीज़ में होते हैं या बेसिकली फैक्ट्रीज़ में लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? यहाँ पे जो है ये फैक्ट्रीज़ में जो ऊपर चिमनीज जहाँ पे होती है वहाँ पे ये इनको लगाया जाता है। इनके अंदर जैसे ही जो डर्टी एयर है जैसे ही जाती है सो वहाँ पे वो एयर पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है। एंड देन यहाँ पे प्लेट्स होती हैं, कैथोड रे प्लेट होती है, एनोड प्लेट होती है, जो फिर अपने चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं एंड एयर प्योरीफाई हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, सो दीज आर सिंपल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये बहुत वाइडली यूज होते हैं हमारे जहाँ पे भी स्मोक से या इससे पॉल्यूशन से जितना भी काम होता है वहाँ पे ये जो है वो यूज़ होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Okay, next question, tungsten is used for the manufacture of the filament of an electric bulb because tungsten जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन ए इट इज़ अ गुड कंडक्टर, बी इट इज़ इकोनॉमिकल, सी इट इज़ मैलिएबल या डी इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन कहते हैं ये जो फिलामेंट लगी होती है ना इस बल्ब के अंदर, उसको हम टंगस्टन बोलते हैं। सो टंगस्टन में क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इसीलिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। क्योंकि जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं तो क्या होता है उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, एंड अगर टेम्परेचर यहाँ पे अंदर इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए कोई ऐसा मेटल यूज़ करना पड़ता है जो क्या हो जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो। सो टंगस्टन इज़ अ मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम टंगस्टन को जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। लाइट की वेलोसिटी सबसे पहले किसने मेजर्ड की? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर या ई आइंस्टीन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रोमर। ठीक है, सो रोमर जो थे एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे, ओले रोमर, जिन्होंने क्या किया था 1676 में जो है वो पहली बार जो है लाइट की वेलोसिटी को क्या किया था? मेजर किया था। एंड इन्होंने कैसे किया था? ही डिड इट बाय ही मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट बाय टाइमिंग एक्लिप्सेस ऑफ जुपिटर्स मून। जुपिटर्स के जो मून है, ठीक है, उनके एक्लिप्स को टाइम किया था एंड फिर उससे जो था वो उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या किया था? मेजर किया था। So Romer was the first person to measure the velocity of light. Okay, next question है, the energy emitted by the sun is due to, जो energy sun emit करता है वो किस वजह से होती है? A chemical reaction, B nuclear fission, C nuclear fusion या D all of the above. So correct option है option number C nuclear fusion. जितनी भी energy emit करता है sun, that is all because of the nuclear fusion process. Nuclear fusion क्या होता है कि
न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। सन के पास क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। सो व्हाट इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन से, और फिर वो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। दीज न्यूक्लियाइज फ्यूज टू फॉर्म द हीलियम एटम। वो क्या बना देते हैं, हीलियम एटम बना देते हैं। और इस फ्यूजन प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। सो व्हाट सिंपल क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब ये न्यूक्लियाई जो सेपरेट हुए होते हैं ये मिलके हमारा हीलियम एटम बना देते हैं, और जब ये मिलके हीलियम एटम बना रहे होते हैं तब क्या होता है, उसमें बहुत सी एनर्जी जो है वो जो है रिलीज होती है, एंड दैट इज द एनर्जी विच इज एमिटेड बाय द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपेयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई अब ब्लू क्यों अपेयर होता है? एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, scattering of light, reflection of on sea water, यदि emission of blue wavelength by the sun। so correct option है ऑप्शन नंबर बी, scattering of light। हमें जो आसमान है वो नीला इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्या होती है, लाइट स्कैटरिंग होती है, और बेसिकली अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो वहाँ पे होती है रेले स्कैटरिंग। अब ये जो रेले स्कैटरिंग होती है इसमें होता क्या है, अब जो ब्लू कलर जो ब्लू कलर है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। सो वेवलेंथ कम होने के कारण वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करता है, स्कैटर करता है, और सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, इसीलिए हमें जो सूरज है, सॉरी जो आसमान है वो क्या करता है, ब्लू दिखाई जो है वो पड़ता है, ठीक है। सो सिंपल है, बिकॉज ऑफ द रेले स्कैटरिंग द स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ए हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी मैग्नेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या डी केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो डायनेमो जो भी डिवाइसेज है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट जो है ये कर देता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ये हम ये जो है वो यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय। एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जिनको हम बोलते हैं उसके कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, या डी हीलियम। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, जो ये इतनी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और हम तक जो है पहुँचने से रोकती है। अदरवाइज यूवी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, दे कैन इवन लीड टू कैंसर, ठीक है, उसमें से जो है वो कैंसर भी जो है वो हो सकता है, कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशंस भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। सो इन रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े प्रेस करने के लिए होता है ना हमारा प्रेस, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें से कौन सा मेटल जो है वो यूज हुआ होता है? ऑप्शन ए निकल, बी क्रोमियम, सी नाइक्रोम, या डी टंगस्टन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम को हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा आयरन है, ठीक है, आयन है, इलेक्ट्रिक आयन है। सो ये इसकी कनेक्टिंग कॉर्ड है, एंड यहाँ पे ये जो हमारा बेस होता है, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का वो जनरली इसलिए बना होता है क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, साथ में उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है एंड लो कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम को ही हम जो है प्रेफर करते हैं एज एन हीटिंग एलिमेंट यूज़ करना इन इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन दैन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हायर मैग्निफिकेशन देता है दैन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ए इट यूजेज मोर पावरफुल लेंसेज, बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, सी इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द लाइट पार्टिकल्स, या डी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर as compared to the wavelength of the visible light। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप कुछ भी नीचे ऑब्जर्व करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम जनरली जो भी सेल्स हैं, सेल
को अगर हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन देखते हैं कि हमें एकदम क्लियर जो है वो दिख जाता है। एंड वो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत 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 ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हाई रेजोल्यूशन मिलता है। ठीक है, सो हाई रेजोल्यूशन को पाने के लिए ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं दैन एन नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, ठीक है, वो किस चीज़ की एप्लीकेशन है? ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बी टॉरिसेलियन लॉ, सी बर्नौलीज थ्योरम या डी पास्कल्स लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल्स लॉ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल्स लॉ पर ही काम करती है। क्यों? पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है? पास्कल लॉ स्टेट करता है कि जब भी हम फ्लूइड पे प्रेशर डालते हैं, ठीक है, लेट्स से ये अगर फ्लूइड है और अगर हम इस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर जो है वो चारों डायरेक्शन में इक्वली जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट इज पास्कल लॉ। तो जैसे ही हमने क्या किया, ये ब्रेक लगाई, मीन्स जैसे हमने पेडल डाला तो क्या है, मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे फ्लूइड है, तो ये क्या होगा, ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये आगे की तरफ चली जाएगी एंड देन फ्लूइड जो है वो आगे को चला गया एंड यहाँ पे जो है देन अंदर में ये जो है ये टायर के बाहर इससे एकदम से लग जाता है, गाड़ी जो है वो रुक जाती है। ठीक है, सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसका एप्लीकेशन है? पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आर ड्राइड अप इन विंटर्स ड्यू टू फ्रॉस्ट, बिकॉज प्लांट्स जो है विंटर्स में फ्रॉस्ट की वजह से जो है वो जम जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इवेपोरेशन डज नॉट टेक प्लेस, ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस डज नॉट take place at such low temperature, option C, respiration does not take place at low temperature, या option number D, there is mechanical loss of tissues and rot condition prevails. So correct option है option number D, there is a mechanical loss of tissues and rot condition prevails. तो जैसे ही क्या होते हैं सर, कभी भी देखना विंटर्स, जैसे भी विंटर्स चल रही हैं, सो अगर आप कभी किसी हिली रीजन पे जाओ जहाँ पे स्नो गिरती हो या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक ओले वगैरह गिरते हों, ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट्स जनरली सूख जाते हैं। ठीक है, तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो उनका मैकेनिकल लॉस हो चुका है। इतनी ठंड में वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर पे जो है वो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती है और ना ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्या होता है, उनमें मैकेनिकल लॉस आ जाता है, और क्योंकि उनको खाना मैन्युफैक्चर नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, उनकी जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो नहीं होंगी। सो क्या होता है कि प्लांट क्या कर जाता है, उसमें मैकेनिकल लॉस आ जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, सो फिर देन स्प्रिंग आ जाती है, देन स्प्रिंग में वापस से उसमें नए पत्ते वत्ते आने लग जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, displacement time graph is linear, displacement time graph is non-linear, velocity time graph is non-linear, या D, velocity time graph is linear. So correct option है option number B, displacement time graph is non-linear. ठीक है, so यहाँ पे ये velocity time graph दिखा के रखा है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो displacement time graph है, ठीक है, वो क्या होता है, non-linear। तो जब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, तब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ आता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, जो अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सभी को पता है, चौथा स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए गैस, बी वेपर, सी प्लाज्मा या डी इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर हम सभी ने पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या है, हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड चौथा स्टेट जो है वो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है वो जो चौथा स्टेट है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ बियॉन्ड कन्वेंशनल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ये बेसिकली एक आयनाइज्ड गैस होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है? ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी इंटरफेरेंस या डी इल्यूमिनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इल्यूमिनेशन। बियर लैम्बर्ट्स लॉ एक लॉ है, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हमारा इल्यूमिनेशन से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, सो
बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सर्फेस इफ द सर्फेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। जब भी लाइन ऑफ जब भी क्या है कि सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। सो बस इट्स सिंपल, ठीक है, सिंपल आपने याद रखना है कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो बेसिकली इल्यूमिनेशन से जो है वो रिलेटेड है, ओके। एंड इसका एक फॉर्मूला आता है, सो वो आपको डिटेल में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो करेक्ट, इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे? ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या ऑप्शन डी लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मैटर की बात कर रहे हैं कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो ये कौन सा लॉ है हमारा? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड जब हम बात करते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल किस चीज़ का यूनिट हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ हीट, ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या ऑप्शन डी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को हम जनरली किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में मेजर करते हैं। वी लॉस स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ हीट है, हीट को जनरली हम जूल्स में करते हैं। एंड रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, इट्स वेव फ्रीक्वेंसी, सो उसको हम फ्रीक्वेंसी को किस में? हर्ट्स में हम जो है वो मेजर करते हैं। बचा साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? ए ओजोनोस्फेयर, बी आयनोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, या डी मीजोस्फेयर। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, और जो रेडियो वेव्स को जनरली रिफ्लेक्ट करती है वो है हमारी आयनोस्फेयर। सो आयनोस्फेयर इज द लेयर, ठीक है, विच जनरली रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद। क्रायोजेनिक्स साइंस है जो किससे डील करती है? ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी फ्रिक्शन एंड वेयर, या डी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, लो टेम्परेचर्स। ठीक है, क्रायोजेनिक्स बेसिकली एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को या तो फिर हम जैसे कई सीड्स हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। या तो फिर हमें कोई सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करना हो तब भी हम क्रायोजेनिक्स का जो है वो यूज़ करते हैं। सो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मीन्स एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में जो है हम चीज़ों के साथ जो है वो डील करते हैं इन क्रायोजेनिक्स। ठीक है, सो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रैपिड डोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर्स जो थे वो सही हुए।